वेलकम दोस्तों, आई एम इबाद। मैं आपको 10 साइंस के पूरे चैप्टर जो एनसीईआरटीज में हैं उनको मैं बहुत संभाल के आपको सिस्टमेटिकली समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10th के साइंस के चैप्टर्स के बारे में, 1 to 5 चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के हैं, 6 to 9 चैप्टर हमारे 4 चैप्टर जो है वो बायोलॉजी को बिलोंग करते हैं और हमारे 10 to 16 चैप्टर जो है हमारे ये चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं। मैं चूंकि आपको ये सारे टॉपिक सिस्टमेटिकली कराने वाला हूं तो इन चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको जो चैप्टर कराऊंगा वो चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के चैप्टर्स में ये बिल्कुल एक बेसिक चीज है। अगर हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी को हमने अच्छे से समझ लिया है, तो हमारे लिए बाकी सारा कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो रेट फ्लो ऑफ चार्ज है ना, या हम सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब किसी भी वायर में, किसी भी एलिमेंट में जो करंट फ्लो होता है, उस करंट फ्लो होने में जो जिस एरिया में वो यूनिट टाइम में कितने चार्ज जो है फ्लो हुए हैं, एग्जैक्टली अगर हम ये समझना चाहें इसमें, तो सबसे जो समझने के लिए जो हमारे पास जो टर्म है वो टर्म है चार्ज। कि अगर हम चार्ज को अच्छे से समझते होंगे तो बाकी सारा कुछ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं करंट से रिलेटेड, तो करंट में हमें 3 टर्म को संभाल के समझना पड़ता है जो कि बिल्कुल साथ साथ होते हैं। उसमें एक करंट, सेकंड टर्म इसमें वोल्टेज और थर्ड टर्म है हमारा इसमें रेजिस्टेंस। इन सारे टर्म को समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा, हमें समझना होगा। सपोज दैट हम एक वायर के ऊपर सोचते हैं, एक हमारे पास कोई वायर है, ये मैंने सपोज कोई कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है, ये आपके पास एक वायर है। इस वायर के केस में अगर हम देखेंगे तो वायर किस मटेरियल का बना होता है, वायर नॉर्मली मेटल्स के होते हैं। और मेटल के केस में अगर हम बात करेंगे, ये आपका एक मेटल है और मेटल में अगर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ है, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है ये बहुत मिनिमम होता है कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। सेकंड टर्म में अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चूंकि बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत डेंस होते हैं। और थर्ड के बारे में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, ये मूवमेंट नहीं करते, लेकिन हम इसको नेग्लेजिबल नहीं मान सकते, तो इसलिए हम इसको मानते हैं कि इनके अंदर सिर्फ एक वाइब्रेशन होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लाइक ये आपका कोई वायर है और उस वायर के अंदर जो के मॉलिक्यूल या एटम का अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि ये बहुत पास पास है, यानी कि इनके बीच में कोई भी जगह नहीं है। अब चूंकि हमारा जो मेन टॉपिक है जो हमें समझना है वो चार्ज को समझना है। अभी तक आप लोगों ने जो बेसिक एटॉमिक कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा वो आपने एटम का जो डायग्राम है, एटम के बारे में जो आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सोडियम का डायग्राम लेते हैं और सोडियम में अगर हम देखते हैं तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जो एटॉमिक नंबर है इसका 11 है, उसका मास नंबर 23 है। अगर हम इसका एक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यानी कि टोटल अगर इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है तो इन इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से 281 की फॉर्म में हम इसको नील बोर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करते हैं। अगर हम इसमें देखें इसका डायग्राम, न्यूक्लियस जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है और इसमें 3 शेल्स हैं और फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम वैलेंसी शेल की, चूंकि अब हमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमें करंट पढ़ना है, तो करंट पढ़ने के केस में हमें क्या करना है कि इसकी ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल है और ये इसकी थर्ड शेल, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उस शेल को हम वैलेंसी शेल बोलते हैं। ये शेल हमारी ये वैलेंसी शेल है। ठीक है, अब हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि अगर आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आपको किसी भी एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल हैं, इन 3 पार्टिकल में से किसी एक पार्टिकल को आपको बाहर निकालना हो तो आपके लिए कन्वीनियंट क्या रहेगा। ओबियस बात है
कि आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि आप बाहर वाली शेल की या आउटर शेल की आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसानी से रहेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च करनी होगी, कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड एनर्जी होगी जिसकी वजह से आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी शेल से बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। सिंपल बात है, सिंपल टर्म है कि किसी भी एटम की वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, और जिस तरह से और उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी वो एनर्जी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, सेम इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेज भी सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को भेजने में जो एनर्जी आपकी खर्च होगी वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाएगी। खैर हमारा जो कंसर्न है वो अभी आयोनाइजेशन एनर्जी से है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की एनर्जी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम एटम को किसी भी तरह से एनर्जी दे देते हैं, तो किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग फॉर्म में अपने से आउटर वाली शेल में चले जाते हैं, और जो आउटर या वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एटम की शेल से बाहर आ जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो एटम की शेल से बाहर होते हैं लेकिन वो एलिमेंट के अंदर ही होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, बार बार इस बात को ध्यान रखते हुए चलेगा कि ये सारी की सारी स्टडी हम किस लिए कर रहे हैं, हम चार्ज को समझने के लिए कर रहे हैं। तो यानी कि अभी आपने जो बेसिक में 9th में आपने समझा होगा, 9th में आपने जाना होगा कि एटम के शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं, एटम की शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब थोड़े से स्टैंडर्ड को इंप्रूव करके अगर हम देखते हैं कि एटम के अंदर दो फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एक वो जो शेल के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दूसरे वो इलेक्ट्रॉन जो शेल के बाहर होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक मूवेबल इलेक्ट्रॉन, एक मूवेबल पार्टिकल है, चाहे वो शेल के अंदर हो या वो शेल के बाहर हो। तो इसका शेल के जब बाहर होगा तो इसका जो मूवमेंट होगा वो जिगजैग होगा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होगा, इनसर्टेन मूवमेंट होगा, यानी कि वो इनसर्टेन मूव करते हैं, और चूंकि वो इनसर्टेन मूव करते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो उनमें आपस में टक्कर होती है, कोलाइजन होता है, और कोलाइजन के केस में क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इन तीन टर्म में आपको बात को समझना है, जिगजैग मोशन, कोलाइजन और कंजर्व। कंजर्व के केस में एक एग्जांपल आप ऐसा मान सकते हैं कि एक बॉल रखा हुआ है, आपने क्या किया, उसमें एक दूसरा बॉल जो आपके हाथ में है उसे फेंक के आपने जैसे ही मारा, तो जैसे ही आप उस बॉल को फेंक के मारोगे तो जो आपके हाथ में बॉल था उसमें तो एनर्जी थी, वो आपके हाथ से उसके अंदर पहुंची, और जो बॉल रखा हुआ था, रखा हुआ क्यों है, मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो आपने अपने हाथ वाली बॉल से उसके अंदर आपने जो टक्कर मारी है, उस टक्कर से जो बॉल रखा हुआ था वो आगे बढ़ गया, और जो बॉल आपके हाथ के थ्रू जो आपने फेंका हुआ था उस बॉल से क्या हुआ, वो बॉल रुक गया। तो यानी कि आपके हाथ वाली बॉल से एनर्जी उस रुकी वाली बॉल के अंदर ट्रांसफर हो गई, यानी कि हम इसको टर्म यूज करेंगे, कंजर्व यूज करेंगे कि वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइजन के थ्रू अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता हुआ चलता है, यानी कि एनर्जी आगे एडवांस होती रहती है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम अपने वायर वाले मॉडल पर दोबारा से आ जाते हैं, जहां हमने बताया हुआ था कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। हमारे पास जो मेन जो टर्म है जो हमारे यहाँ काम आने वाला है वो है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसे कि हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो पोर्शन है, जो फ्री स्पेस है, वो हमारा आपको ये दिख रहा है डायग्राम में, ये स्पेस हमारा क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब हम बात करें कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर शेल से बाहर आ गए, वो बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, इस फ्री स्पेस में रहते हैं।
ये शेल के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट में करंट फ्लो के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम होता है चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। यही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट को आगे लेकर जाते हैं। करंट अ काइंड ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को आगे एडवांस करते हैं। तो करंट जो फ्लो होता है, नॉर्मली हम देखते हैं करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, और वायर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट या मैटर के फॉर्म में हमने अगर देखा है, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट होती हैं। अब हम यहाँ पे मैटर को देखते हैं, यहाँ पे हमने मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो बेस है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अगर हम बात करें मैटर को, यहाँ पे कंडक्टर के केस में बात करेंगे, तो कंडक्टर वो एलिमेंट्स, वो मटेरियल्स कहलाते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। और अगर हम बात करते हैं लाइक हमारा सिल्वर, मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे अच्छा जो करंट फ्लो होता है वो सिल्वर में होता है। देन उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो हम अपने सराउंडिंग देखते हैं, जिनके वायर बनते हैं या कंडक्टिंग मटेरियल्स बनते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। कंडक्टर्स वो एलिमेंट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। और सेमीकंडक्टर हम उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के कंपैरिजन कम होता है, यानी कि इसमें करंट फ्लो का जो रेट होता है वो कंडक्टर के कंपैरेटिवली कम होता है। इसमें हम 2 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये 2 मटेरियल हैं जिनका आज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है आईसी इंडस्ट्री में। आज हम देखें अपने सराउंडिंग मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह, जितने भी ये चीजें हैं, इसके अंदर जो आईसी बनता है, ये आईसी का जो बेसिक मटेरियल है वो हमारा क्या है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है। और इंसुलेटर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, जैसे कि ग्लास, रबर, वुड, प्लास्टिक, ये वो एलिमेंट हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया हुआ है, पहली बात मैंने आपको बताई है, जो भी वायर होता है उस वायर के अंदर जो फ्री स्पेस होता है, उस फ्री स्पेस को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि वो हमें फ्री स्पेस को समझना है। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने आपको यहाँ पे सोडियम का एक एग्जांपल देकर बताया हुआ है कि सोडियम की आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन को उसकी वैलेंसी शेल से बाहर निकाला जा सकता है। बाहर कैसे निकालेंगे, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करके। अगर हम किसी भी एटम की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं तो एटम जो है वैलेंसी शेल से भी बाहर आ जाता है। बाहर आएगा, कहां रहेगा, वो फ्री स्पेस में, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में रहेगा। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पहला उनका मोशन जिगजैग होता है, दूसरा वो कोलाइजन करते हैं, और तीसरा वो कोलाइजन करके अपनी एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां मौजूद होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के अंदर मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिस एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो कंडक्टर कहलाएगा, जिसमें कम होगा सेमीकंडक्टर कहलाएगा, और जिसमें बिल्कुल नहीं होगा वो इंसुलेटर कहलाएगा। यानी कि इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको टर्म बताया था कि सबसे पहले हमें समझना है करंट क्या होता है। जैसे कि आपने यहां पढ़ा हुआ था, मूवमेंट ऑफ चार्ज इन अ एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज के मूवमेंट को आप करंट कहते हैं। यानी कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिगजैग मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट होगा वो जिगजैग ही होगा, तो उस मूवमेंट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और जो पावर, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं अपने आप चलने लगेगा, लाइक किसी भी मटेरियल में, लाइक ये मार्कर आपका क्या है, सपोज दैट ये आपका आयरन का है मार्कर, ये आपका सिल्वर या गोल्ड का ये आपका मार्कर है,
और आपने क्या किया, इस साइड से आपने क्या किया, इसके अंदर आपने इसको एक एनर्जी दी। तो ये जब आप इसको एनर्जी देंगे यानी कि आप इसको किसी करंट सोर्स से जोड़ेंगे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तब मूवमेंट करेंगे जब हम इसको जोड़ेंगे। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले से मौजूद है, लेकिन अभी इनके अंदर क्या है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एडवांस हो। जब आप एनर्जी देते हैं यानी कि इसको करंट की फॉर्म में जब आप एनर्जी देंगे तब इनका काम क्या होगा, करंट को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर लेकर जाना। ये इनका काम होता है कि करंट को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लेकर चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि करंट किसे बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम ही चार्ज है, इसको ही हम चार्ज बोलते हैं। और जो पावर प्रोवाइड कराई जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को जो पावर, जो एनर्जी दी जाती है आगे एडवांस होने के लिए, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। और जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर आपके पास इन तीनों में से जो सबसे जो ब्रॉड पोर्शन है, जो पढ़ने का है, समझने का है, और पूरे करंट को समझने के लिए आपको जो जरूरी टॉपिक है वो आपके सामने, वो क्या है, रेजिस्टेंस के। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब इनका मूवमेंट होता है तो इनके रास्ते में रुकावट आती है, बहुत सारा रेजिस्ट किया जाता है इसको। ये मॉलिक्यूल्स इनको रोकते हैं या एटम्स इनको रोकते हैं, इनके रास्ते में होते हैं, या ये दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से आपस में टक्कर करते हैं, कोलाइजन करते हैं। जब ये कोलाइजन करते हैं तो ये जो एनर्जी आगे लेकर एडवांस हो रहे होते हैं, उस एनर्जी का कुछ पार्ट ये किस में खर्च कर देते हैं, हीट में खर्च कर देते हैं। यानी कि जो एनर्जी, करंट एनर्जी जो वोल्टेज के थ्रू, वोल्टेज सोर्स से मिला हुआ था, ये एनर्जी जब लेकर आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी का कुछ पार्ट ये आपस में टकराने की वजह से क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, हीट में चेंज कर देते हैं। और रेजिस्टेंस को एक्चुअली क्या कहा जाता है, लॉस ऑफ करंट कहा जाता है। ये क्या, इसका रोल क्या है, ये करंट का कुछ पार्ट किसमें, हीट के अंदर चेंज कर देता है। और हीट स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी जो कि एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली डिसिपेट हो जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में अपने आप खर्च हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों के तीनों टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। करंट, दोबारा बता रहा हूं, करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए दी जाती है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो हमें मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। जैसा कि अभी हमने लास्ट टर्म पढ़े थे, हमने पढ़ा करंट के बारे में, हमने पढ़ा वोल्टेज के बारे में, और हमने जाना रेजिस्टेंस के बारे में। और ये सारी की सारी चीजें कंबाइंड होकर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लोज लूप। और लूप को हम क्या कह सकते हैं, मैश कह सकते हैं, गिविंग अ रिटर्न पाथ फॉर द करंट। अगर हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें, अगर हम एक सर्किट बनाते हैं लाइक कुछ इस तरह का, जिसमें हमने एक इंडक्टर जोड़ा हुआ है। आप आने वाले टाइम में आप जानेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। और उसके बाद सपोज दैट हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया है, देन हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने तीन अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हमने जोड़े हुए हैं। इंडक्टर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को C से, और रेजिस्टर होता है आपका जो कि R से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद हम यहाँ पर कहीं एक जगह हम यहाँ पर एक स्विच, यानी कि जिसको हम सिंबलाइज करते हैं K से, यानी कि एक की प्लग होता है हमारा। और यहाँ हमने कहीं पर भी हमने एक सेल या दो सेल हमने इसको कनेक्ट कर दिया जो कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कराएगा। अभी हमने लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था, उस टॉपिक में हमने क्या देखा था, हमने देखा हुआ था जो वोल्टेज होता है, यानी कि वोल्टेज सोर्स क्या होगा, ये हमारा सेल होगा। अगर हमारा ये डीसी सर्किट है और अगर एसी सर्किट होगा तो इस सेल की जगह पर हम जोड़ेंगे एसी मेंस जोड़ेंगे हम। ये हमारा एसी का सिंबल होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है। और डीसी सर्किट है तो उसमें हमारा जो सिंबल होगा वो हमारा सेल का सिंबल होगा। और एक टर्म हमारा ये वोल्टेज हो गया, सेकंड टर्म हमें ये आर नजर आ रहा है। और करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, कि जहां से करंट रिवर्स होता है। जैसे कि आपने देखा है, गिवन अ रिटर्न पाथ ऑफ द
करंट, यानी कि करंट पॉजिटिव एंड से जाएगा और इन कंपोनेंट्स में होता हुआ इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर में होता हुआ वापस माइनस में डिसॉल्व हो जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और हम थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। लाइक आपके पास कोई भी सर्किट डायग्राम अगर हम बना लेते हैं, आपके पास किसी भी सर्किट में कोई भी इस तरह का, लाइक अगर हम दो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और ये दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक्स हैं उस टॉपिक में आप रेजिस्टर कनेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि हम रेजिस्टर को किस तरह से कंबाइन करते हैं। सपोज दैट ये रेजिस्टर हमारा R1 है और ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है और यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया, और डायग्राम में स्विच ना भी लगाना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है, और यहाँ हमने एक सेल जोड़ दिया। ठीक है, पॉजिटिव लाइन जो होती है वो बड़ी और नेगेटिव लाइन छोटी होती है, और करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्योंकि ये पैरेलल है तो यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। यहाँ हमारा करंट रिप्रेजेंट हो रहा है वो I से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह से कोई भी इस तरह का इसे हम सर्किट बोल सकते हैं, लूप बोल सकते हैं और मैश बोल सकते हैं। करंट फ्लो होने के लिए कंडीशन ये है कि सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। इनकेस अगर सर्किट कहीं से ओपन हो रहा है तो इस कंडीशन में सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए जो सर्किट आपका होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। क्लोज सर्किट को हम क्या बोलते हैं? लूप या मैश बोलते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम जानेंगे वोल्टेज के बारे में और हम जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि इस चैप्टर में जो सबसे मेन जो टर्म आपके सामने आने वाला है वो रेजिस्टेंस आने वाला है। रेजिस्टेंस के बारे में क्या बताया हुआ था हमने कि करंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, और उन रुकावटों से क्या होता है? करंट अपनी एनर्जी का एक पार्ट या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का एक पार्ट जो कि इनके पास करंट की फॉर्म में था वो हीट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसका एक पार्ट हीट में चेंज हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम इसको जानने वाले हैं कि ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस किस तरह से एज अ हीटिंग एलिमेंट काम करता है। आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।